नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बिहार के बिहार शरीफ और सासाराम में रामनवमी के दिन भड़की हिंसा को लेकर बिहार की महागठबंधन सरकार निशाने पर है। सीएम नीतीश कुमार पर दंगा रोकने में नाकामी, तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं। आलोचनाओं के घेरे में चल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं। बिहार में लाल किले की तस्वीर को लेकर सियासी बवाल भी मच गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में हुई एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, जिसमें लाल किले का पोस्टर लगा था और बिहार शरीफ और सासाराम में हिंसा के बीच सीएम नीतीश के इफ्तार और इस पोस्टर को लेकर सियासी बवाल मच गया है। विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। बीजेपी बिहार के अध्यक्ष सम्राट चौधरी वो कहते हैं, नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। कुछ ऐसी ही स्थिति बिहार में है। नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो चले हैं, उनसे कुछ संभल नहीं पा रहा है, लेकिन उन्हें पीड़ितों की कुछ चिंता भी नहीं है। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा, यह संदेश है कि रामनवमी की शोभा यात्रा पर धेले चलेंगे, हिंसा होगी, इफ्तार भी होगा। उन्होंने कहा कि आप ना नालंदा गए, ना आप सासाराम गए, आप हैं कहां? लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि बिहार जलता रहा और सीएम इफ्तार पार्टी करते रहे। क्या नीतीश जी को दंगा पीड़ितों की कोई चिंता नहीं है? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में जिंदगियां पटरी पर लौटने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। सांप्रदायिक हिंसा की तपिश अभी कम भी नहीं हुई है और सुशासन बाबू दस्तरखान बिछाकर इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, वो भी पीछे लालकोट का पोस्टर लगाकर। नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है और हसरतें दिल्ली के लिए घूम रहे हैं। सुशासन बाबू पर तुष्टीकरण की कुटिलता इस कदर हावी है कि वो चलते बिहार के बीच भी राजनीति से बाज नहीं आए। जिस तरह से सत्ता के मोहपाश में बंधकर सुशासन बाबू ने जलते बिहार के बीच दस्तरखान लगाया, उससे रोम के क्रूर शासक नीरो की याद आती है। नीरो और सुशासन बाबू में फर्क बस इतना है कि वो जलते रोम के बीच बांसुरी बजा रहा था और सुशासन बाबू दावत दे रहे थे। बात यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ एक और बात हैरान करने वाली है। जिस फुलवारी शरीफ में नीतीश कुमार रोजा तोड़वा रहे थे, वहीं से 2047 तक देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ था। फुलवारी वही जगह है जहां बैठकर पीएफआई देश को आतंक की आग में झोंकने का काम कर रहा था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये महज एक संयोग मात्र था या एक सोचा समझा पॉलिटिकल स्टंट। बहरहाल सच क्या है, ये तो सुशासन बाबू का ईमान ही जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। विपक्ष को एकजुट करें और जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो बेरोजगारी और महंगाई जो बढ़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी से लोगों को मुक्ति दिलाने का काम नीतीश कुमार जी कर सकते हैं। यही लोगों ने संदेश दिया है और हम लोग इस संदेश को कबूल करते हैं जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता के नाते, और पूरी ताकत लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी से मुक्त हो ये देश। रामनवमी में लोग राम की यात्रा निकालते हैं, राम की पूजा करते हैं, तो आपकी व्यवस्था चाक चौबंद क्यों नहीं है? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा नीतीश कुमार जी। अब आप बिहार में संतुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं, अब आप बिहार में तुष्टिकरण कर रहे हैं। तो बिहार के सासाराम, नालंदा और बिहार शरीफ में जो हिंसा हुई, उसके बाद से लगातार यहां पर निशाने पर हैं सीएम नीतीश कुमार। महागठबंधन सरकार एक बार फिर से निशाने पर तब आए जब अपना ड्रीम पूरा करने के लिए इफ्तार पार्टी पर गए, इफ्तार पार्टी मनाई, लेकिन इसको लेकर यहां पर बीजेपी ने घेरना शुरू कर दिया है। चर्चा करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, हमारे साथ जुड़ गए इस पर चर्चा करने के लिए मयंक सिन्हा जी हैं, आरजेडी नेता। मयंक जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर के त्रिपाठी हैं, जेडीयू प्रवक्ता के त्रिपाठी जी, आपका बहुत स्वागत है। संतोष पाठक जी है, बीजेपी प्रवक्ता। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ न्यूज स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि अरोड़ा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर के त्रिपाठी जी, आपके पास ही आ रहा हूं मैं, आपसे शुरुआत करेंगे। बिहार शरीफ, सासाराम नहीं गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन इफ्तार पार्टी में जाना भी नहीं भूले।
आप पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने आप पर आरोप लगाने फिर से शुरू कर दिए कि आप इफ्तार में जा सकते हैं, लेकिन उन हिंसा वाली जगहों पर आपको जाने में दिक्कतें आ रही हैं। त्रिपाठी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद यहां पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। आरजेडी से हमारे साथ मयंक जी हमारे साथ बने हुए हैं। मयंक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आरजेडी में नहीं हूँ, ठीक है, मैं जनता दल यूनाइटेड में हूँ। जी मयंक जी, जनता दल में नहीं हूँ मैं। मयंक जी आप जनता दल में? जी मयंक जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। चलिए ठीक है, अभी तो आवाज नहीं आ रही है। मयंक जी, यहां पर क्या वाकई में यहां पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी करने में मस्त हैं, लेकिन हिंसा वाली जगहों पर जाने के लिए उन्हें बार बार सोचना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री पूरे बिहार के 13 करोड़ जो है जनता उनके मुख्यमंत्री हैं। आप जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो हमारे पार्टी के एमएलसी हैं, उन्होंने ये आयोजन किया था दावत इफ्तिहार का। इमारत सरिया के कार्यक्रम में गए थे और वो हमेशा से जाते रहे शुरू से। और जो आप बैकड्रॉप में लाल किला का फोटो लगाए थे, उसके बाद से आप उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो परेशानी किस बात की है? लाल किला सबका है ना, तो बीजेपी और मोदी जी का तो उस पर पेटेंट राइट तो है नहीं। और 2013 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी तंबू कनात का लाल किला बनाए थे 2 करोड़ का, और ये वाला हमारा वाला तो बड़ा सस्ता था, 1-2 हजार रुपया का था। और जो पार्टी तिरंगे का अपमान करती है, जो पार्टी कहती है कि 3 जो कलर है वो अशुभ है, वो आज चर्चा कर रही है। और विदेश में क्लाइमेट लीडर का दर्जा मिला माननीय मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को, जो इन्होंने इतना विकास का कार्य किया है। और देश और विदेश में वो चर्चा है उनका, क्योंकि आप विदेश के जितने लोग हैं वो ऑनलाइन म्यूटेशन कर लेते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा देख के, लेकिन मयंक जी अपने घर को मॉनिटरिंग कर लेते हैं। सासाराम की जनता और नालंदा की जनता भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुला रही थी कि माननीय आप हमारे पास आइए, हमारे दर्द को देखिए, हमारे दर्द को समझिए, लेकिन मुख्यमंत्री का दिल नहीं पसीजा। मुख्यमंत्री जी वहां पर नहीं सोच रहे जाने के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी का दिल बहुत बड़ा है, और अगर दिल बड़ा नहीं होता तो रामनवमी पे आपने क्यों नहीं क्वेश्चन पूछा कि आप रामनवमी में क्यों शरीक हुए? आपको रामनवमी में नहीं शरीक होना चाहिए था। यहाँ पर हिंसा हो रही है, लेकिन वहां पर जाने के बजाय इफ्तार पार्टी में जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। गुजरात बड़ोदरा चले गए क्या? अमित शाह जी माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ोदरा चले गए क्या? वहाँ के उनके महाराष्ट्र की सरकार है, वहाँ चले गए क्या? महाराष्ट्र में जो इतने लोग हुए, जो 1500 करोड़ में सरकार बनाए हैं खरीद फरोख्त करके, एक नाथ शिंदे को वहां से मुख्यमंत्री का पद हटा दिए क्या? गुजरात के मुख्यमंत्री को हटा दिए क्या? गुजरात के मुख्यमंत्री पर कार्रवाई किए क्या? जो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई किए क्या? तो एक इस तरह का मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव को बुलाकर, डीजीपी को बुलाकर हाई लेवल मीटिंग किया और कड़ा निर्देश दिया कि राज्य में किसी प्रकार का दंगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जो लोग हैं उनके ऊपर एकदम कानून के अनुरूप कार्रवाई करे, कानून को लेते हुए कार्रवाई करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है कि हम लोग नाम देख के कार्रवाई करेंगे, हम लोग जात देख के कार्रवाई करेंगे, हम लोग धर्म देख के कार्रवाई करेंगे, हम लोग संविधान देख के कार्रवाई करते हैं, संविधान के अनुरूप कार्रवाई होती है। जी संतोष जी, जो कि बिहार में बहुत बड़ी साजिश थी, और चूंकि अब कटघरे में बीजेपी खड़ी नजर आ रही है बार बार। नहीं संभव जी, हम कैसे कटघरे में खड़े हैं? क्योंकि आरजेडी और जेडीयू के नेता लगातार आप पे ही आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप क्योंकि इसको सुलगाने के पीछे आप हैं, इसमें आग में घी डालने का काम आपने किया। संभव जी, देखिए, राजद और जदयू का जो महागठबंधन की जो सरकार है, ये मानसिक संतुलन खो चुकी है, इसलिए इस प्रकार की बातें ये लोग कहते हैं। हम तो 17 साल सरकार में रहे बिहार में नीतीश जी के साथ, कभी भी बिहार में आपने किसी दंगे को सिर उठाते हुए देखा क्या? आज जब ये लोग आ गए सरकार में, और जहां पर अमित शाह जी की सभाएं होनी थी, उन्हीं 2 जगहों पर इस प्रकार की घटनाएं क्यों हुई? ये तो लेकिन हिंसा महाराष्ट्र में भी हुई है, हिंसा गुजरात में भी हुई है, और हो संभव जी, उससे कोई ये नहीं है। बिहार में किन परिस्थितियों में सिर्फ सासाराम में और नवादा के ठीक बगल के बिहार शरीफ में हुआ, ये तो बड़ा सवाल है ना, इसका तो जवाब इनको देना पड़ेगा। देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूं संभव जी, पिछले 3 उपचुनावों से बिहार में जो 3 उपचुनाव हुए हैं, सभी 3 उपचुनाव में महागठबंधन
हारी स्पष्ट हुई। एक जगह पर तो ये लोग जीत गए राजद के उम्मीदवार के नाते वहां पर ये मुकामा में, लेकिन वो इसलिए जीत गए क्योंकि वहां अनंत सिंह स्वयं चुनाव लड़ रहे थे, उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे थे, इस नाते बाकी 2 जगहों पर जो इनकी हार हुई है उसके पीछे के कारणों को जब आप विश्लेषित करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगा कि इस गठबंधन को अकलियत समाज का वोट ही नहीं मिल रहा है। जब से ओवैसी साहब का प्रादुर्भाव बिहार में भी बढ़ा, उनके 5 MLA जीत कर आए, तब से इनका एक प्रकार से अकलियत समाज का जो वोट था वो राजद से भी छिटका है और जदयू का तो वोट कभी था भी नहीं वो। इस परिस्थिति में अकलियत समाज के वोटरों को एक तरफा अपने तरफ करने के लिए इस प्रकार के सिगुफे ये लोग छोड़ रहे हैं। मैं सबसे पहला प्रश्न करता हूँ राजद के या जदयू के जो भी प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, नीतीश कुमार जी ने बिना जांच के ये कैसे कह दिया कि वहां पर किसी न किसी प्रकार की साजिश हुई है? इनके कौन से अधिकारी लोग जांच कर रहे थे? धारा 144 की जो पत्रक होता है, सरकारी पत्रक, वो भी पत्रक इन्होंने जारी नहीं किया। तो किस प्रकार की परिस्थिति बिहार में ये लोग बनाना चाहते हैं और किन परिस्थितियों में बनाना चाहते हैं? इसके इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है संभव जी, इनका ये कहना है कि हिंदुओं को पोलराइज करने के लिए हम लोगों ने ये काम किया या करते हैं पूरे देश भर में, लेकिन उसके काउंटर पोलराइजेशन पर कभी ये जवाब नहीं देते कि जब भी दंगे होते हैं उसका सबसे बड़ा एक पक्षीय धर्मांध वोट जो है वो किस पक्ष को जाता है, उस पर तो कभी चर्चा ये लोग कर नहीं रहे। तो कुल मिलाकर भारत में जो सेकुलर पार्टियां हैं, खास करके बिहार में महागठबंधन के प्रयोग के बाद इनको ये लगता है कि अकलियत समाज का एक भी वोट इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज ओवैसी ने ही दाग दिया है। आज ओवैसी जी ने एक बड़ा प्रश्न दागा है नीतीश कुमार जी पर और लालू जी पर। ठीक है रवि जी, लाल किले के आगे इफ्तार पार्टी, क्या इस बीच आपको नीतीश कुमार का दिल्ली ड्रीम नजर आता है रवि जी? देखिए, इसके पूरी जब आप देखेंगे तो इसमें एक बात तो स्पष्ट है कि ये दिल्ली का सपना तो आज से नहीं, नीतीश कुमार जी काफी समय से देख रहे हैं। लेकिन उनके जो खालिद अनवर साहब है, जो MLC हैं जनता दल यूनाइटेड से, जिन्होंने फुलवारी शरीफ में, पटना में जो फुलवारी शरीफ में ये पार्टी रखी थी रोजा इफ्तार की, उसमें ये लाल किले का जो बनाया गया, ये स्क्रिप्ट एक लिखी गई है कि बिहार आपके साथ खड़ा है और देश आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, दंगे चाहे कहीं भी हो देश के किसी भी हिस्से में, सभी पार्टियां एक स्क्रिप्ट लिखती हैं, अपना एक जो है पूरा एक प्रोग्राम तैयार किया जाता है और पूरी तरह से अपना राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में एक पूरी गेम बिछाई जाती है। सबसे बड़ी बात यह कि 2024 की अगर आप इलेक्शन देख भी रहे हो तो आप उन लोगों को दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और उन लोगों को आप दरकिनार नहीं कर सकते जो इन दंगों में पीड़ित हैं। उन लोगों से मिलना इनका बहुत जरूरी था। अगर आप जा भी रहे हैं तो वहां मुस्कुरा रहे हैं और मंच से आप एक मुस्कुराता हुआ चेहरा पूरे देश को दिखा रहे हैं, जबकि वहां के हालात इतने बदतर हैं। वहां जो है ना आप सासाराम में गए, ना बिहार शरीफ में गए, और खास सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप क्या आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या इस प्रकार के दंगों को हवा दी गई है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आखिर बिहार की पुलिस कहां होती है ऐसे समय पे? आखिर जब शराब कांड हो जाता है तब सिर्फ पुलिस को नहीं पता होता शराब यहां बन रही थी, लेकिन गांव वाले जाकर मीडिया को बताते हैं कि यहां पे शराब बन रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी रूलिंग सरकार की बनती है, मुख्यमंत्री की बनती है कि जो दंगा पीड़ित जो माहौल है उसको सही तरीके से कैसे मेंटेन करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ अगर आप तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो नेचो बात है, दूसरी तरफ बीजेपी कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति करती नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप किसी भी पार्टी पर आरोप लगाने से पहले यह तय कर लीजिए कि अगर आप उन पर एक उंगली उठा रहे हैं तो 3 उंगलियां आप पर भी उठ रही हैं। वो चाहे बिहार की जेडीयू आरजेडी सरकार हो, चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो। मैं एक बात जानता हूं कि कहीं ना कहीं खुद रूलिंग पार्टी के जो नेता हैं, जो सत्ता में हैं, उन लोगों को भी यह फर्ज बनता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति से बाज आए। मयंक जी, तो क्या ये डर का खेल दिखाया जा रहा है और इसमें पिस्ता कौन है, हिंदू? में दंगे में दोनों समुदाय को नुकसान होता है और दंगा किसी भी राज्य के लिए अच्छा नहीं होता है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में किसी की सरकार हो। अब भाई हमारे भाई बोल रहे थे, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, तो उनको थोड़ा सा हम पीछे ले जाते हैं बैक में। जब दिल्ली में दंगा हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और राजनीतिक विशेषज्ञ सुनिए तो अमित शाह पूरा दौरा किए थे क्या, जाके जहां दंगा हुआ था। और दूसरी बात कि उन्होंने क्या बोला था कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसमें है, आम आदमी पार्टी के विधायक दंगा को भड़काने के काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग जो है कि दंगा भड़काने के काम कर रहे हैं, विपक्ष के पार्टी के लोग दंगा भड़काने के काम कर रहे हैं।
तो अमित तो शाह ने मयंक नैतिक जी, जिम्मेदारी तो आप लेते अपनी हुए क्या देश पीठ के थपथपा रहे गृह हैं? मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया मयंक था जी, क्या आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? तो नहीं, मैं पीठ नहीं थपथपा रहा हूँ। हमारी सरकार ने तुरंत हाई लेवल मीटिंग किया, राज्य के जिला अधिकारी से बात किया, तमाम जिला अधिकारी से, राज्य के एसपी से बात किया, जितने भी जिले के एसपी हैं, हम तुरंत बात किए। लेकिन तेजस्वी यादव कहाँ पे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तेजस्वी यादव कहाँ है फिर? आईपीसी और सीआरपीसी का कि धारा 144 लगाने का प्रोविजन केवल जिला दंडाधिकारी और एसपीपीओ को है, और वो एक सरकारी चिट्ठी होती है। मैं आपको शुरू दिन नहीं बोला था, जब आपने मेरा फोनो लिया था, आपने सुदर्शन न्यूज ने और एपीएन न्यूज ने मेरा फोन लिया था, तो मैंने बोला था कि मैं राज्य वहां के सासाराम के एसपी से बात किया कि क्या वहां धारा 144 लगी है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, धारा 144 कहीं भी नहीं लागू है और स्थिति हम सामान्य कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, डीआईजी आए हुए हैं और हम लोग डीआईजी के थ्रू जितने भी हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो गणमान्य लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के और सर्वधर्म के सर्वमान्य लोग हैं, उनके साथ हम गश्ती कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं अब किस प्रकार का आचरण होना चाहिए, ये बताइए मुझे। दूसरी बात कि गुजरात में जो दंगा हुआ था और माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होते थे, तो उन्होंने बोला था कि राज धर्म का पालन करते हुए नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री अभी, तो वो दे दिए थे क्या? भारतीय जनता पार्टी अपने गिरबान में झांक के देखे कि उनके गिरबान में कितना दाग है और उनसे भी हम पूछ लेंगे। मयंक जी, चूंकि आप लगातार कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि सब कुछ सही हो गया, सब कुछ सही चल रहा है, तो इस बीच आप पर असदुद्दीन वैसे आप पर सवाल क्यों उठाते हैं? फिर करना है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं तो कुछ ना काम करेंगे ही ना, है? उनको कोई हिंदू और मुस्लिम दंगा में कोई जाति होता है? संभव जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं और किसी हिंदू को या किसी मुसलमान के घर में अगर कोई चोट पहुंचता है तो पूरे परिवार को और राज्य को तकलीफ होती है ना। कोई जाति होता है दंगे का, कोई पार्टी किसी खराब आदमी को शामिल करना चाहता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हमारे सहयोगी वो चाहते हैं कि कोई खराब आदमी हमारे पार्टी में शामिल हो, हम इस तरह का बयान नहीं देते हैं। रवि जी आप क्या कहेंगे? क्या वैसे अलग बैठ के कोई अलग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं क्या? देखिए ओवैसी तो बाजार गर्म करने का काम करते हैं, वो जानते हैं कि शांति और सद्भाव के लिए जाना जाता है बिहार। मैं एक शायर से अपनी बात खत्म करूंगा। दर्द एक जैसे हैं, गम भी एक जैसे हैं, मेरे आपके दामन नम भी एक जैसे हैं, आओ एकजुट होकर फिजा बदलते हैं, हम बिहार को एक नया शांति और सद्भाव का संदेश। लेकिन वही तो बात है कि बिहार में शांति हो नहीं पा रही है, कि चारों तरफ यहाँ पर अशांति फैलती जा रही है, लूट डकैती, मर्डर, हिंसा, दंगे, सब कुछ हो रहा है। आप केवल बातों में यहाँ पर शांति की बातें करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। बात से ही ना, डायलॉग से ही ना सब कुछ संभव होता है। संभव देखिए, डायलॉग मारना अलग चीज होती है, वो करके दिखाइए तब तो हम माने। कर तो रहे हैं, इतने लोगों पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप केवल इफ्तार पार्टी करने में मग्न हैं और कुछ नहीं। रवि जी नहीं, रवि जी बोलिए। अभी तो पितृपक्ष का मेला होगा, बिहार में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं। आप धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म की राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि बिहार में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पे मुसलमान सीधे सीधे हार जीत का फैसला तय करते हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का जिस प्रकार से सेंध उसने पिछले चुनावों में लगाई, विधानसभा चुनावों में लगाई, मैं समझता हूं आने वाले समय में कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड को भी लगता है और ये आरजेडी को भी लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की बयानबाजी की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें भारी नुकसान पहुंच सकता है, और खासकर इसी खामियाजे को पूरा करने के लिए भी कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। और ये जो लिखा जा रहा है, जिस प्रकार से ये पार्टी हुई फुलवारी शरीफ में, जिस प्रकार से ये मंच से बयानबाजी हुई, तो मैं समझता हूं ये कहीं ना कहीं एक मुस्लिम वोट बैंक की तरफ नजर है, 2024 की तैयारी है। और खासकर ये बात जानते हैं नीतीश कुमार जी कि असदुद्दीन ओवैसी कुछ करे या ना करे, लेकिन उनको नुकसान जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि रूलिंग पार्टी के अंदर खासकर मुस्लिम वोट बैंक, क्योंकि देखो बीजेपी को असदुद्दीन ओवैसी से अगर फायदा मिल सकता है तो यही मिल सकता है कि वो विपक्ष के अंदर कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को डाइवर्ट कर सकता है। अगर वो वोट पड़ता है तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है, ये बात सही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस खतरे को देखते हुए नीतीश कुमार जी लगातार, जिस प्रकार से आपने ये पार्टी देखी या जो भी रोजा इफ्तार पार्टी है, वैसे पार्टियां लगातार होती रहती है, लेकिन दंगे के बाद आप समझिए एक मुस्लिम पार्टी में, एक मुस्लिम त्योहार की पार्टी में हमारे मुख्यमंत्री जाते हैं
और दूसरी जब धर्म के नाम पर अगर दंगे हुए हैं तो दूसरे दल के लोग क्या सोचेंगे, उनके मन की यथास्थिति क्या होगी। तो मनोस्थिति उनको देखते हुए अगर आप तय करेंगे कि एक मुख्यमंत्री का क्या यह फर्ज बनता है कि ऐसे माहौल में वहां वो जाएं, क्योंकि जरा सी भी बात कहीं ना कहीं दूसरे समाज के लोगों के मन में अगर आती है तो ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी के लिए नुकसान। मयंक जी, संतोष जी मैं आपके पास आऊंगा। मयंक जी, एक सवाल आपसे भी, चूंकि लाल कोट जिसे लाल किला कहते हैं, लाल किले के सामने बैठकर इफ्तार करने से क्या मैसेज दे रहे हैं? छोटा सा जी। लाल किला पर किसी का पेटेंट है क्या? पेटेंट किसी का नहीं है, लेकिन क्या दिल्ली जाने की हसरत है? लाल किला पर नहीं, दिल्ली जाने की हसरत है, नहीं फहराना चाहिए। लाल किला पर शाहजहां ने, तो मयंक जी खुलकर क्यों नहीं कह देते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाँ मेरी हसरत है दिल्ली जाना? खुलकर क्यों नहीं कह देते? कभी हाँ न हमारी नहीं, कभी हाँ कभी ना। मेरी हसरत तो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी योग्य है, सक्षम है। आपकी हसरत है, ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों कह देते हैं कभी हाँ कभी ना? कभी वो नहीं बोले हैं हाँ, कभी नहीं यहाँ बोले हैं, और कभी ना भी नहीं बोले हैं वो। हमको विपक्ष को एकजुट करना है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के पेट देश लिए दर्द हो रहा है। हाँ। केरल में जाके प्रधानमंत्री रो रहे हैं और पूर्णिया से रोते हुए आ रहे हैं अमित शाह जी, क्योंकि उनको मालूम है नीतीश कुमार जी का पावर, नीतीश कुमार जी का जनता में कितना प्यार व्याप्त है। शांति और सद्भाव के लिए बीजेपी हमारे साथ 17 साल सरकार में रही है और सुशील मोदी जी 17 साल दावते इख्तियार में शिरकत किए हैं। तो आप सुशील कुमार मोदी पर क्यों नहीं कार्रवाई किए? उस समय भी दंगा भड़का था, उस समय भी दंगा भड़का था। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे? क्वेश्चन पूछा उस समय तो अच्छा लग रहा था कि सरकार चला रहे थे, हमारे साथ सहयोगी बैठे हुए थे और वही बोल रहे थे कि प्रशासन अच्छा काम कर रही है, प्रशासन गिरफ्तार की है। संतोष जी, क्या बीजेपी भी मान रही है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है? न्याय और सुशासन के ऊपर चलते हैं तो संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित और चेहरा अलग हो जाता है जब सरकार करने का कोई उपाय चलिए ठीक है, पार्टी को तो जनता ने पहले ही साइलेंट कर दिया। नहीं तो आप मान रहे हैं कि नीतीश कुमार ही पीएम मटेरियल हो सकते हैं? आपने ये अभी इनसे पूछा कि जनता नीतीश जी की जो ये है इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की, उस पर वो कभी स्पष्ट रुख नहीं बताते अपना, लेकिन जनता ने तो अपना स्पष्ट रुख इनको बता दिया है ना संभव जी। जनता से तो कुछ छिपी हुई बात है नहीं, जनता ने तो स्पष्टता से पिछले 3 उपचुनावों में, उसके पहले विधानसभा चुनाव में और 2014 के चुनाव में इनको जनादेश देके अपनी स्थिति क्लियर कर दी है कि नीतीश कुमार जी जनता की तरफ से कभी पीएम मटेरियल नहीं है। अपने मुंह से जो बनना है बनते रहे। जिस प्रकार की सरकार बिहार में चल रही है, एक व्यक्ति को इसी सरकार में मुख्यमंत्री रहते प्रधानमंत्री की इच्छा से सर्ववार है और दूसरे व्यक्ति उप मुख्यमंत्री रहते मुख्यमंत्री बनने को बेचैन है। तो ये सरकार तो पूरी तरीके से। रवि जी, क्या बीजेपी ये समझ रही है कि पीएम मोदी के सामने कोई और खड़ा हो जाएगा तो वो टिक नहीं पाएगा? देखिए ऐसे प्रधानमंत्री के दावेदारी में बहुत सारी विपक्षी पार्टियों को हम अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनको ये लगता है कि वो पीएम के दावेदार हो सकते हैं। उसमें नीतीश कुमार जी हैं, ममता बनर्जी हैं, शरद पवार जी हैं और राहुल गांधी जी भी तो है ही है। हाँ। लेकिन मैं ये समझता हूं कि नेतृत्व संभालेगा कौन? विपक्ष का नेतृत्व कौन संभालेगा? क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में आप लोग लड़ पाएंगे? क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ पाएंगे? क्या ममता बनर्जी के नेतृत्व में? बात यह है कि विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा। लेकिन आपको लाल किले के सामने इफ्तार करना क्या ये मैसेज देता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहीं ना कहीं, क्योंकि जो खालिद अनवर साहब हैं, एमएलसी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे लगता है नीतीश कुमार जी को खुश करने के लिए सारी तैयारी की होगी कि आप जो है बिहार आपके साथ खड़ा है और देश आपका इंतजार कर रहा है। ये सिर्फ एक जिसे हम कह सकते हैं कि उनको सिर्फ खुश करने के लिए सब तैयारी की गई होगी। लेकिन इसका पता कहीं ना कहीं मुझे लगता है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को होगा और खासकर खुद नीतीश कुमार को भी होगा। लेकिन उनको सोचना चाहिए था कि इस प्रकार इसका क्या मायने होंगे, बात दूर तक जाएगी, इसके क्या प्रतिक्रिया आएगी। मयंक जी, केवल खुश करने के लिए ये सब हो रहा है? जो 2 करोड़ का तंबू और कनात बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा और जिस पर फर्जीवाड़ा हुआ था, उस पर क्या खुश करने के लिए बनाया गया था क्या नरेंद्र मोदी जी को? 2 करोड़ का जो बनाया गया था, ये तो दावते इश्तिहार था। इसमें किसी ने बनाया तो दिक्कत क्या है? पेटेंट राइट है क्या बीजेपी का?
लाल किला पर, और उन्होंने तो शाहजहां का अपमान किया। शाहजहां, उनको तो झंडा फहराना नहीं चाहिए था, वो तो हमेशा मुस्लिम मुस्लिम करते रहते हैं। तो शाहजहां तो मुगलिया शासक थे, उन्होंने लाल किला का निर्माण किया 9 वर्ष 2 महीने में। तो उनको अलग एक किला बनाना चाहिए था जहां जाके वो झंडा फहराते। काय फहराते हैं झंडा? लाल किला को जो व्यक्ति बेच दिया 2 करोड़ रुपया सालाना मेंटेनेंस पे, लाल किला की बोली लगा दिया, वो आदमी आके नहीं तो फिर बीजेपी ये भी तो कह रही है कि आपसे बिहार संभालने नहीं जा रहा है, कि आप देश कैसे संभालेंगे फिर? देश, अरे तो ये बताइए ना कि गुजरात में जो गोधरा में दंगा हुआ था, तो उस समय गुजरात संभल गया था क्या? राजधर्म का पालन किए थे क्या? इन्हीं के नेता सब जो देश के लोकप्रिय और विदेश में लोकप्रिय नेता थे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने बोला था कि आपको राजधर्म का पालन करते हुए अपना इस्तीफा देना चाहिए। दिए थे क्या? जो एकनाथ शिंदे इस्तीफा दे दिए क्या महाराष्ट्र में? अभी गुजरात के जो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिए क्या? अपने प्रदेश, अपने देश में इनको देखा नहीं जाता है, और सूप दो से चलने को कि हमारे में छेद कितना, अपने यहाँ तो देखा नहीं जा रहा है कि कितना छेद है, और दूसरे के गिरबान में जाके मार रहे हैं पत्थर, ठक 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 ठक। पहले अपना गिरबान करें। अमित शाह को ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए, और इनके मंत्रियों ने एक्सेप्ट किया है कि अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। मयंक जी, मुझे आप इसी बात का जवाब दे दीजिए, क्या आपको लगता है कि आप सभी पार्टियों को एकजुट करने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे? क्या वो आपका नेतृत्व स्वीकार करेंगे सभी विपक्षी पार्टी? क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में इतना लोग है प्रधानमंत्री पद, लेकिन जिस प्रकार से बिहार में दंगे हुए हैं, रामनवमी के दिन हुए हैं, ये सरकार का कहीं ना कहीं खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेलियर दिखता है। गुजरात का खुफिया तंत्र मजबूत था क्या? अरे मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मजबूत नहीं था, लेकिन यहाँ पे आप रूलिंग पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, आपकी स्टेट है, आप सर्वसर्वा है वहाँ पे। आप पिछले सुनिए दिल्ली में जो दंगा हुआ उस पर क्यों नहीं क्वेश्चन पूछा? अमित शाह से है औकात मांगने भर आपसे इस्तीफा? आप पहली बार मुख्यमंत्री नहीं बने, नीतीश कुमार जी पहली बार मुख्यमंत्री नहीं बने बिहार के, आप समझिए बात को। अगर वहाँ दंगे होते हैं तो जिम्मेवारी वहाँ की सरकार की है। केंद्रीय मंत्री बने अमित शाह जी, इस्तीफा मांग लिए क्या आप? जो गुजरात, जो दिल्ली में दंगा हुआ, मतलब आप अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से नकारते हैं कि आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती सरकार की, पुलिस की, प्रशासन की, खुफिया तंत्र की। चलिए, वक्त की कमी है, यहीं पे रोकना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद मयंक जी, बहुत धन्यवाद। रवि जी आपका धन्यवाद, संतोष जी आपका धन्यवाद, और मयंक जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिहार के नालंदा और सासाराम जिलों में रामनवमी के दिन भड़की हिंसा की आग अभी बुझी भी नहीं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इफ्तार पार्टी को लेकर निशाने पर आ गए हैं। दंगा रोकने में नाकामी के आरोप झेल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विपक्ष ने तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल रखा है। इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।